कहानी की शुरुआत जॉन से होती है, जो अपनी पत्नी जूलिया के साथ कार से घर लौट रहा होता है। तभी अचानक जूलिया का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। सामने से आती एक कार से बचने के चक्कर में वह तेजी से स्टीयरिंग मोड़ती है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी कार को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि कार कई बार पलटते हुए दूर जा गिरती है और जॉन की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अब कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। जॉन अब अपनी पालतू बिल्ली के साथ बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रह रहा था। टीवी पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि दुनिया में एक बहुत ही अजीब और खतरनाक वायरस फैल रहा है। इसके चलते कई देशों ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए लोग आपस में लड़ रहे थे। लेकिन जॉन अपनी पत्नी को खोने के दुख में इस कदर डूबा हुआ था कि उसका ध्यान इन खबरों पर जाता ही नहीं। वो चिढ़कर टीवी को म्यूट कर देता है। इसके बाद जॉन अपनी कार लेकर कुछ काम से शहर की तरफ निकलता है। रास्ते में उसे तेज सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस उसकी कार के पास से गुजरती दिखाई देती है। जॉन शहर के पोर्ट पर पहुंचता है, जहां 2 महिलाएं उसकी पुरानी नाव खरीदना चाहती थीं। जूलिया की मौत के बाद से जॉन ने उस नाव को कभी हाथ तक नहीं लगाया था। जब वह नाव के केबिन में उसके कागजात ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वहां जूलिया का एक पुराना ब्रेसलेट मिल जाता है। उसे देखते ही जॉन को जूलिया की याद आ जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। घर लौटते वक्त रास्ते में उसकी बहन का फोन आता है, लेकिन जॉन अपनी उदासी में डूबा होने के कारण उसका फोन नहीं उठाता। कुछ जरूरी राशन लेने के लिए वह एक बड़े सुपरमार्केट में रुकता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। लोग पागलों की तरह जरूरत से ज्यादा सामान खरीद रहे थे और दुकान के लगभग सभी शेल्फ खाली हो चुके थे। यह अजीब नजारा देखकर जॉन हैरान रह जाता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। घर पहुंचकर जॉन सबसे पहले वह ब्रेसलेट अपनी बिल्ली के गले में बांध देता है और फिर टीवी ऑन करता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि वह खतरनाक वायरस अब स्पेन तक पहुंच चुका है। शाम होते ही जॉन की अपनी बहन मारिया से वीडियो कॉल पर बात होती है। मारिया उसे बताती है कि उसके पति सरकार के लिए काम करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए पूरे परिवार को मिलिट्री के जरिए कैनरी आइलैंड्स भेजा जा रहा है। वह जॉन से भी उनके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन जॉन अकेले रहने की बात कहकर साफ मना कर देता है। अगले दिन जब जॉन खिड़की से देखता है कि उसके सारे पड़ोसी अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहर से भाग रहे हैं, तो वो भी खतरे को भांप लेता है। जॉन अपनी बिल्ली को साथ लेकर वहां से निकलने का फैसला करता है। रास्ते में कार के रेडियो पर एक डरावनी अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि इस वायरस का एक नया और बहुत खतरनाक रूप पूरे यूरोप में तबाही मचा रहा है। ये किसी संक्रमित मरीज के सिर्फ काटने या उसके घाव के संपर्क में आने से फैलता है और इंसान को कुछ ही मिनटों में मॉन्स्टर बना देता है। अब जाकर जॉन के दिमाग की बत्ती जलती है कि यह कोई मामूली बीमारी नहीं, बल्कि ज़ॉम्बी आफत की शुरुआत है। एयरपोर्ट पहुंचकर जॉन अपनी बहन मारिया को एक मैसेज भेजता है कि मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। लेकिन जैसे ही पैसेंजर्स प्लेन में बैठने वाले होते हैं, अचानक बिना बताए सभी के टिकट्स को कैंसिल कर दिया जाता है। यह सुनते ही वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। डरे हुए लोग एयरपोर्ट स्टाफ पर बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं, जबकि उस कर्मचारी को खुद भी नहीं पता था कि आखिर पीछे से क्या ऑर्डर आया है। तभी वहां लगी बड़ी स्क्रीन्स पर लिखा आता है कि देश की सारी फ्लाइट्स हमेशा के लिए रोक दी गई हैं। ठीक उसी समय सभी के मोबाइल फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट का एक तेज सायरन बजने लगता है। ये देखते ही पूरे एयरपोर्ट पर भगदड़ मच जाती है और डरे हुए लोग जबरदस्ती सिक्योरिटी तोड़कर प्लेन के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। उसी अफरा तफरी के बीच मारिया का फोन आता है और वो घबराते हुए जॉन से कहती है, जॉन तुम तुरंत वहां से निकलो और घर लौट जाओ। खुद को अंदर लॉक कर लो और जब तक कोई सरकारी ऑर्डर न आए बाहर मत निकलना। तभी अचानक भीड़ में से एक सनकी आदमी सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके उसकी बंदूक छीन लेता है और हवा में गोली चलाने की धमकी देने लगता है। इस डर की वजह से पूरी भीड़ चीखते चिल्लाते हुए एयरपोर्ट से बाहर की तरफ भागने लगती है। सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की जल्दी में सड़कों पर मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसमें जॉन भी फंस गया। रेडियो पर खबरें थीं कि हाईवे ब्लॉक हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन का कंट्रोल छूट चुका है और शहर में दंगे भड़क गए हैं। आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे थे और लोग गाड़ियां छोड़कर आपस में मारपीट कर रहे थे। आखिरकार जॉन कार में इंतजार करते करते थक गया और अपनी बिल्ली को बैग में डालकर पैदल ही आगे बढ़ गया। रात के सन्नाटे में जॉन जैसे तैसे अपने पड़ोस तक पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि हथियारों से लैस सैनिकों की एक टीम ने एक बड़ी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है और एक घर के मेन दरवाजे पर प्लास्टिक की एक सील्ड सुरंग जैसी फिट की गई है। उस सील्ड घर के अंदर से बेहद डरावनी और अजीब आवाजें आ रही थीं। जॉन यह देखकर दंग रह जाता है कि 2 सैनिक उस प्लास्टिक सुरंग के रास्ते एक खूंखार ज़ॉम्बी को घसीटते हुए बाहर निकाल रहे हैं, जबकि बाहर खड़ी उसकी लाचार पत्नी अपने बीमार पति को इस हालत में देखकर बुरी तरह चीख चीख कर रो रही थी। यह खौफनाक नजारा देखने के बाद जॉन चुपचाप दबे पांव अपने घर लौट आता है और दरवाजा लॉक करके सो जाता है। उस रात उसे नींद में बार बार उसी कार एक्सीडेंट और जूलिया की मौत के डरावने सपने आते हैं, जिससे वो बार बार चौंक कर
कर उठ जाता है। अगली सुबह मारिया जॉन को दोबारा वीडियो कॉल करती है और बताती है कि मिलिट्री लोगों को बचाने के लिए कुछ खास सेफ जोन तैयार कर रही है। लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर इस बात को लेकर काफी बहस चल रही है, क्योंकि जितने ज्यादा आम लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, वहाँ वायरस के फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि बाकी देशों में भी इसी गलती की वजह से सेफ जोन तबाह हो चुका है। मारिया जॉन को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि चाहे जो हो जाए, तुम भूलकर भी अपने घर से बाहर मत निकलना। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कुछ ही घंटों में पूरे शहर में कड़ा लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे सड़कों पर अफरा तफरी और बढ़ गई। वायरस अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। लोग अपने ही घरों की खिड़कियों से पड़ोसियों को ज़ॉम्बीज़ का शिकार बनते देख रहे थे और सोशल मीडिया पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। इसी डर के बीच इंटरनेट पर कुछ बचे हुए लोग वीडियो बनाकर दूसरों को सिखा रहे थे कि इन ज़ॉम्बी के हमलों से बचने के लिए घर की देसी जुगाड़ से सुरक्षा कवच कैसे बनाया जाए। उसी दोपहर राष्ट्रपति ने टीवी पर इमरजेंसी और कड़े मिलिट्री कानून लागू कर दिए। दोपहर 2 बजे के बाद सभी सरकारी सेवाएं बंद हो गईं और जवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। कुछ दिनों बाद जॉन जब राशन के लिए पास के सुपरमार्केट गया तो वहाँ भूखमरी का नजारा था। लोग खाने के लिए एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे। जॉन ने फुर्ती से जो भी डिब्बे वाला सामान हाथ लगा अपनी बास्केट में डाला। सुपरमार्केट से बाहर निकलते ही आसमान में गड़गड़ाते फाइटर जेट को देखकर जॉन पूरी तरह हैरान था। इसके बाद जॉन कुछ और जरूरी फ्यूल और सामान लेने के लिए एक पेट्रोल पंप की दुकान पर रुकता है। तभी अचानक एक बुरी तरह जख्मी पुलिस वाला हांफते हुए वहां भाग कर आता है और जॉन को धक्का देते हुए स्टोर के अंदर घुस जाता है। वो अंदर से दरवाजे की कुंडी को अपनी ही हथकड़ी से लॉक कर देता है। कुछ ही मिनटों में स्टोर के बाहर और भी कई लोग जमा हो जाते हैं, जो पीछे से आ रहे खतरे से जान बचाकर भाग रहे थे और मदद के लिए दरवाजा पीट रहे थे। तभी अचानक माहौल बिल्कुल हिंसक और जानलेवा हो जाता है, जब एक बहुत ही फुर्तीला ज़ॉम्बी दूसरे पुलिस वाले के ऊपर पीछे से छलांग लगा देता है और जमीन पर गिराकर बेरहमी से उसे काटने लगता है। यह देखकर जॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत पास में पड़ा एक लोहे का पोछा उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो खून से लथपथ ज़ॉम्बी जॉन की महक पाकर उसकी तरफ झपटता है, तभी नीचे तड़प रहे घायल पुलिस वाले ने अपनी बची कुची ताकत लगाकर अपनी गन से ज़ॉम्बी के सिर पर गोली मार दी। ज़ॉम्बी के मरते ही उसका गाढ़ा इन्फेक्टेड खून उछलकर सीधा जॉन के चेहरे और कपड़ों पर आ गिरता है और जॉन डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तभी स्टोर के अंदर खुद को बंद करने वाला पहला पुलिस वाला अब पागलों की तरह कांच के दरवाजे पर हाथ मारने लगता है, क्योंकि वायरस उसके दिमाग तक पहुंच चुका था और वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। जॉन बाहर तड़प रहे उस घायल अफसर को संभालना चाहता था, लेकिन वो जांबाज अफसर जॉन को बीमारी से बचाने के लिए फर्श पर चेतावनी के रूप में गोली चला देता है और उसे वहाँ से भागने का इशारा करता है। जॉन तुरंत समझ गया कि यहाँ रुकने का मतलब मौत है, इसीलिए वो राशन का बैग उठाकर भाग निकला। पीछे से एक आखिरी गोली की आवाज आती है। घायल पुलिस वाले ने ज़ॉम्बी बनने के बजाय खुद को गोली मार ली थी। घर पहुंचकर जॉन ने टीवी पर राष्ट्रपति को देखा, जो कड़े लॉकडाउन की चेतावनी देते हुए नियमों को तोड़ने वालों को सीधे गोली मारने की बात कह रहे थे। जॉन ने इंटरनेट वीडियोस की मदद से कारपेंट्री टूल्स से अपने घर की खिड़की दरवाजों को पूरी तरह बंद कर दिया और एक सिक्योरिटी कैमरा भी लगा लिया। शाम को मिलिट्री की गाड़ियां इलाका खाली कराने आती हैं। जॉन सरेंडर करने ही वाला था कि तभी मारिया का मैसेज आया, सेना के साथ मत जाना, घर में ही छिपो, मैं आ रही हूँ। जॉन ने तुरंत लाइटें बंद कर दी और बिल्ली को लेकर अंधेरे कोने में दुबक गया। सैनिकों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन समय की कमी और थर्मल कैमरे में कोई हलचल न दिखने के कारण वे अगले घर की तरफ बढ़ गए। इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉन पूरे 2 हफ्तों तक अपने ही बनाए उस किले जैसे घर में बंद रहता है। अब उसका राशन और पानी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ चुका था। मोबाइल में नेटवर्क और इंटरनेट भी पूरी तरह बंद हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी बहन मारिया से कोई बात नहीं कर पा रहा था। बहुत सोच विचार करने के बाद जॉन अपनी सुरक्षा के लिए कुछ बेहद धारदार औजार और एक तीर कमान उठाता है। ज़ॉम्बीज़ के दांतों से बचने के लिए वो अपने शरीर पर मोटे कपड़ों की कई परतें पहनता है और आखिरकार एक लंबे समय बाद अपने घर से बाहर कदम रखता है। भोजन की तलाश में वह पड़ोस के कई घरों के ताले कटर से काटता है, लेकिन बदकिस्मती से हर जगह खाली बर्तन और सन्नाटा ही मिलता है। घंटों तक सुनसान सड़कों पर भटकने के बाद जॉन एक आलीशान घर में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एना नाम की एक बुजुर्ग महिला से होती है। व्हील चेयर पर होने की वजह से वह लॉकडाउन शुरू होने के बाद से घर से बाहर नहीं निकल पाई थी। भूख से बेहाल होने के बावजूद एना जॉन को एक सीक्रेट लिस्ट और नक्शा देती है, जिसमें उन अमीर पड़ोसियों के घरों का पता था जिन्होंने तबाही से पहले भारी मात्रा में राशन छिपा कर रखा था। इसके बाद जॉन उसी लिस्ट के मुताबिक एक एक घर की तलाशी शुरू करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे डिब्बा बंद खाना, दवाइयाँ और जिंदा रहने के लिए जरूरी कई सामान मिल जाते हैं। इसी दौरान उसे एक चालू मॉडिफाइड बाइक भी मिलती है। अब उसके लिए दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना आसान हो जाता है और वह कॉलोनी से बाहर भी सामान की
तलाश करने लगता है। धीरे धीरे जॉन काफी सारा राशन इकट्ठा कर लेता है। वह रोज जरूरत का सामान एना के साथ बांट कर खाता और दोनों के संपर्क में रहने के लिए उसे एक चालू वॉकी टॉकी भी दे देता है। एक दिन सामान की तलाश में जॉन एक ऐसे घर में पहुंचता है जहां चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। तभी उसकी नजर लिविंग रूम में रखे एक बड़े एक्वेरियम पर पड़ती है जिसके अंदर मरी हुई मछलियां तैर रही थीं। जॉन उसे गौर से देख ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह बिना देर किए पीछे मुड़ता है और सामने खड़े शख्स को ज़ॉम्बी समझकर तुरंत अपनी गन का ट्रिगर दबा देता है। लेकिन वह कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक आम इंसान था। जॉन के हाथ में बंदूक देखकर वह घबरा कर वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद जॉन आखिरी अलमारी की तलाशी लेता है जहां आखिरकार उसे काफी मात्रा में खाना मिल जाता है। दिन बीतते गए और जॉन व एना के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अब दोनों अक्सर साथ बैठकर खाना खाते। एक रात जॉन जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है और उसी हालत में अपनी बहन मारिया के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है क्योंकि उसे इस बात का बहुत पछतावा था कि उसने अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया। उसी रात जॉन को फिर वही भयानक हादसा सपने में दिखाई देता है। उसे याद आता है कि एक्सीडेंट के बाद किस तरह उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया था। तभी अचानक वॉकी टॉकी पर एना की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। एना उसे तुरंत रेडियो चालू करने के लिए कहती है। रेडियो पर घोषणा हो रही थी कि सभी बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकालकर कैनरी आइलैंड्स भेजा जाएगा। साथ ही सभी लोगों को तय की गई सुरक्षित जगह पर पहुंचने की सूचना भी दी जा रही थी। ये खबर सुनकर एना वहां जाने से साफ इनकार कर देती है। उसका कहना था कि जहां इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे वहां खतरा भी सबसे ज्यादा होगा। जॉन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां जाना सही होगा या नहीं, लेकिन वह समझ चुका था कि उनका राशन तेजी से खत्म हो रहा है। वह एना को समझाता है कि रेस्क्यू टीम नदी के किनारे मौजूद है और वे उसकी नाव से वहां पहुंच सकते हैं। फिर भी एना खुद को जॉन पर बोझ मानते हुए मना कर देती है, लेकिन जॉन उससे वादा करता है कि वह हर हाल में उसकी पूरी देखभाल करेगा। अगली सुबह जॉन हमेशा की तरह वॉकी टॉकी पर एना से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बार बार आवाज देने के बावजूद जब दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वह बिना देर किए एना के घर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एना खुदकुशी कर चुकी थी। उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें पिछले कुछ दिनों तक साथ देने के लिए जॉन का धन्यवाद किया था और लिखा था कि अब उसे अपनी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। भारी मन के साथ जॉन वहां से वापस लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक एक खूंखार ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है जिससे उसका हथियार हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। इसके बाद दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो जाता है। जॉन पूरी ताकत से उसे लात मारकर दूर करता है और बचने के लिए पास खड़ी एक कार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। हाथापाई के दौरान वह जॉन के हाथ पर काट भी लेता है। हालांकि जॉन ने कई परतों में मोटे कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उसके दांत त्वचा तक नहीं पहुंच पाते और वह संक्रमित होने से बाल बाल बच जाता है। इसके बाद जॉन कार का दरवाजा उठाकर ज़ॉम्बी पर वार करने लगता है। लगातार हमलों से उसका सिर कार के टूटे हुए शीशे में फंस जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन अपना हथियार उठा लेता है। जैसे ही ज़ॉम्बी दोबारा उसकी तरफ झपटता है, जॉन तुरंत उस पर तीर चला देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। खतरा टलने के बाद जॉन उसके पर्स से पहचान वाली आईडी निकालकर उसकी छाती पर रख देता है ताकि अगर कभी अधिकारी उसकी लाश तक पहुंचे तो उसकी पहचान आसानी से हो सके। इसके बाद घर लौटकर वह अपने हथियार साफ करता है और अपनी बहन मारिया के लिए एक और वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है। इस बार वह कहता है कि अब वह और इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद जॉन अपनी बिल्ली को साथ लेकर बाइक पर निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक बड़ा बैरियर दिखाई देता है। अब उसके पास जंगल के रास्ते जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। जंगल में घुसते ही कई खूंखार ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं। उनकी रफ्तार बाइक से कम थी, लेकिन वे बार बार छलांग लगाकर उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर आगे उसे एक सुनसान कैंप दिखाई देता है। पीछे लौटने का रास्ता बंद होने की वजह से वह मजबूरी में उसके बीच से गुजरने लगता है। तभी अचानक चारों तरफ से ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उस पर टूट पड़ता है। जॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे रास्ते पर ज़ॉम्बीज की लाशों का ढेर दिखाई देता है। बाइक की तेज रफ्तार के कारण वह समय रहते ब्रेक नहीं लगा पाता और फिसल कर गिर जाता है। हादसे में उसकी बिल्ली का पिंजरा दूर जा गिरता है, लेकिन बिल्ली सुरक्षित रहती है। तभी पीछे से ज़ॉम्बीज की आवाजें तेजी से करीब आने लगती हैं। जॉन बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चालू नहीं होती। मजबूर होकर वह बिल्ली का पिंजरा उठाता है और पोर्ट की तरफ भाग पड़ता है। ज़ॉम्बीज लगातार उसके पीछे लगे रहते हैं। जैसे ही जॉन पोर्ट का पुल पार करता है, वह पीछे का कांच का गेट बंद कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद ज़ॉम्बीज कांच तोड़ देते हैं, लेकिन तब तक जॉन एक मजबूत लोहे का गेट पार करके सुरक्षित अंदर पहुंच चुका होता है। शुरुआत में पोर्ट पर उसे कोई नाव नहीं दिखाई देती। तभी उसकी नजर पानी में दूर तैर रही एक नाव पर पड़ती है। वह तैर कर वहां पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि उसका इंजन खराब
खराब है। इतना ही नहीं, नाव के अंदर एक जॉम्बी बच्चा कुर्सी से बंधा हुआ था। ये देखकर जॉन तुरंत वहां से निकल जाता है और अपनी बिल्ली के साथ एक छोटी लकड़ी की चप्पू वाली नाव लेकर समुद्र में आगे बढ़ जाता है। सफर के दौरान वह लगातार रेडियो पर सिग्नल तलाशता रहता है और मारिया के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता रहता है। रात होने तक वह समुद्र में काफी दूर निकल चुका था। तभी नाव के आगे एक लाश फंस जाती है, जिससे नाव बीच समुद्र में रुक जाती है। उसी समय पास से यूक्रेन का एक जहाज गुजर रहा होता है। जॉन मदद के लिए आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनकर जहाज पर मौजूद लोग उसे और उसकी बिल्ली को ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खाना पानी देते हैं। जहाज पर सिर्फ विक्टर ही स्पेनिश भाषा समझता था। वह जॉन को बताता है कि कैनरी आइलैंड्स पूरी तरह लॉक हो चुके हैं और वहां जॉम्बीज का भयानक प्रकोप फैल चुका है। इसके बाद जहाज के लोग जॉन से सामान जुटाने में मदद करने का वादा करते हैं और रहने के लिए उसे एक कमरा भी दे देते हैं। आधी रात को जॉन खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटी नाव पर पड़ती है, जिसमें सवार कुछ लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। लेकिन अगली सुबह जब जॉन इस बारे में विक्टर से पूछता है तो वह साफ इनकार कर देता है कि रात में वहां कोई नाव आई ही नहीं थी। इसके बाद कप्तान जॉन को अपने पास बुलाकर नक्शे पर कुछ जरूरी बिल्डिंग की लोकेशन मार्क करवाता है। इसी दौरान जॉन को पता चलता है कि रात वाली वही नाव जहाज पर छिपाकर रखी गई है और उसमें मौजूद लोगों का सारा सामान लूट लिया गया है। जब जॉन इस बारे में विक्टर से सवाल करता है तो वह पहले बात टाल देता है, लेकिन जैसे ही जॉन उसे बताता है कि उसे हेलीकॉप्टर की लोकेशन पता है, विक्टर धीरे से कहता है, अपना सिर नीचे रखो और ज्यादा सवाल मत पूछो। इतना सुनते ही जॉन समझ जाता है कि इस जहाज पर कुछ बड़ा खेल चल रहा है। शाम होते ही जॉन जहाज के एक हिस्से में कई लूटी हुई नावें देखता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ आने वाले लोगों को लूट कर कैद किया जा रहा है। वह तुरंत अपनी बिल्ली और जरूरी सामान लेकर जहाज के निचले हिस्से में पहुंचता है, जहाँ 2 लोग बंधे हुए थे। जॉन जैसे ही उनमें से एक को आजाद करता है, तभी एक गार्ड आकर उस बंधक को गोली मार देता है। उसी वक्त विक्टर पहुंचता है और हाथापाई के दौरान रस्सी से गार्ड का गला घोंटकर उसे मार डालता है। अब विक्टर भी समझ चुका था कि यहाँ रुकना मौत को दावत देने जैसा है, इसलिए वह हेलीकॉप्टर की तलाश में जॉन के साथ भागने का फैसला कर लेता है। इसके बाद जॉन, विक्टर और दूसरा जिंदा बचा आदमी छिपते छिपाते एक नाव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन निकलते ही 2 गार्ड उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की बौछार में वह दूसरा आदमी भी मारा जाता है, जबकि विक्टर के कंधे में गोली लग जाती है। फिर भी जॉन पूरी ताकत से नाव चलाकर दोनों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देता है। किनारे पहुंचकर वे किसी गाड़ी की तलाश करते हैं। तभी जॉन को एक अनलॉक कार मिलती है, जिसके अंदर बैठा जॉम्बी को वह तुरंत मार गिराता है। इसके बाद वह विक्टर और अपनी बिल्ली को लेकर उसी अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है जहां उसकी पत्नी जूलिया की मौत हुई थी। उसे याद था कि कभी वहां की ग्राउंड पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा रहता था। रास्ते में विक्टर बताता है कि जहाज का कप्तान एक निर्दयी इंसान है, जिसने एक आइलैंड पर अपना राज कायम कर रखा है और वहां सिर्फ गुलामों को ही जिंदा रखा जाता है। कुछ देर बाद वे अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर न देखकर जॉन पूरी तरह निराश हो जाता है। तभी अचानक एक जॉम्बी कार के ऊपर छलांग लगा देता है। जॉन तेजी से कार घुमाकर उसे गिराता है और विक्टर की बंदूक से उसे मार डालता है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे जॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं। जॉन किसी तरह उनका सामना करता है और फिर दोनों अस्पताल के अंदर घुस जाते हैं। अस्पताल के अंदर पहुंचते ही जॉन विक्टर के कंधे से गोली निकालने के लिए औजार ढूंढने लगता है। तभी पहली मंजिल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऊपर जाकर वह एक जॉम्बी को देखकर छिप जाता है। तभी वेंटिलेशन डक्ट से किसी इंसान के बोलने की आवाज आती है। जॉन उससे बात करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि एक और जॉम्बी उस पर हमला कर देता है। जॉन उसके सिर में तीर मारकर उसे ढेर कर देता है, लेकिन शोर सुनकर दर्जनों जॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। बचने के लिए वह एक कमरे में घुसकर दरवाजे में लोहे का सरिया फंसा देता है। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और जॉम्बी लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान लूसिया नाम की एक नर्स इमरजेंसी दरवाजा खोलकर जॉन को अंदर खींच लेती है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद दोनों सीधे उस कमरे में पहुंचते हैं जहां विक्टर और बिल्ली मौजूद थे। तभी सिस्टर सेसिलिया भी 3 बच्चों को लेकर वहां आ जाती हैं। विक्टर की हालत देखकर वह घबरा जाती है, लेकिन जॉन उन्हें बताता है कि उसे गोली लगी है। ये सुनते ही सेसिलिया और लूसिया मिलकर उसका इलाज करती हैं और किसी तरह उसकी हालत संभाल लेती हैं। इसके बाद जॉन हेलीकॉप्टर के बारे में पूछता है तो लूसिया बताती है कि वह अस्पताल के पीछे बने क्वारंटाइन जोन में खड़ा है, लेकिन पूरा इलाका ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा है। यह सुनकर जॉन एक बार फिर जूलिया के कमरे में जाता है। वहां पहुंचते ही उसे उसके साथ बिताए आखिरी पल याद आने लगते हैं। वह चुपचाप बिल्ली के गले से ब्रेसलेट निकालकर जूलिया के बिस्तर पर रख देता है। अगली सुबह जैसे ही जॉन अस्पताल की छत पर पहुंचता है, उसके फोन में अचानक सिग्नल आ जाता है और मारिया के हफ्तों पुराने सभी मैसेज एक साथ आने लगते हैं। तभी बाहर गोलीबारी की आवाज गूंजती है। खिड़की से झांककर वह देखता है कि जहाज से आए लोग अस्पताल में घुसने के लिए जॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह देखते ही जॉन नीचे भागकर सबको इसकी जानकारी देता है। इसके बाद सभी तय करते हैं कि हेलीकॉप्टर तक पहुंचना
पहुंचने के लिए बेसमेंट का रास्ता लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वे बेसमेंट में उतरते हैं, वहां चारों तरफ लाशें बिखरी दिखाई देती हैं। सभी मुंह ढककर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर उनका रास्ता एक जाम दरवाजा रोक देता है। लूसिया कुल्हाड़ी से उसे तोड़ देती है, पर दरवाजा खुलते ही एक ज़ॉम्बी बाहर झपटकर सिस्टर सेसिलिया को काट लेता है। जॉन उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जबकि लूसिया कुल्हाड़ी के एक वार में उसे खत्म कर देती है। सेसिलिया समझ जाती हैं कि वह संक्रमित हो चुकी है, इसलिए सबको अपनी परवाह छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहती हैं। मजबूरी में सभी आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां फर्नीचर के पीछे कई ज़ॉम्बीज बंद थे। लूसिया बिना आवाज किए दरवाजा खोल देती है, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची अपनी माँ को ज़ॉम्बी बने देखकर जोर से बोल पड़ती है। किस्मत से उस वक्त किसी ज़ॉम्बी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता, मगर आगे बढ़ते ही एक ज़ॉम्बी अलमारी गिरा देता है। तेज आवाज से सभी ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख जॉन बच्ची को लेकर एक अलमारी में छिप जाता है, जबकि बाकी लोग पास के दरवाजे के पीछे जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बीज लगातार अलमारी को पीट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक जहाज के लोग वहां पहुंच जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके सभी ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं, लेकिन वे बिना उन्हें देखे वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब जॉन का ग्रुप आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुका था। दरवाजे के दूसरी तरफ मैदान में सैकड़ों ज़ॉम्बीज उनका इंतजार कर रहे थे। तभी जॉन को इंटरनेट पर देखा हुआ एक वीडियो याद आता है। वह तुरंत कई पिंजरों को आपस में बांधकर एक मजबूत ढाल तैयार करता है, ताकि उसके पीछे छिपकर वे सुरक्षित गेट तक पहुंच सकें। शुरुआत में उनकी यह योजना अच्छी तरह काम करती है और पूरा ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक ढाल का एक पहिया बीच रास्ते में फंस जाता है। आवाज सुनते ही आसपास मौजूद ज़ॉम्बीज उनकी तरफ टूट पड़ते हैं। लूसिया कुल्हाड़ी से उनका सामना करने लगती है। जॉन फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उनके बीच रास्ता बनाता है और विक्टर पूरी ताकत लगाकर पिंजरों को आगे धकेलता रहता है। हर कदम पर मौत उनका पीछा कर रही थी, लेकिन आखिरकार वे गेट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। गेट तक पहुंचते ही लूसिया कुल्हाड़ी से उसकी जंजीर तोड़ देती है। इसके बाद विक्टर बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि जॉन और लूसिया पीछे रुककर ज़ॉम्बीज को रोकने लगते हैं। काफी संघर्ष के बाद दोनों गेट बंद कर देते हैं और उसे एक कपड़े से कसकर बांध देते हैं, ताकि ज़ॉम्बीज कुछ देर तक बाहर ही फंसे रहें। उधर विक्टर लगातार हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह किसी भी तरह चालू नहीं हो रहा था। इसी बीच ज़ॉम्बीज कबाड़ के ऊपर से चढ़कर मैदान में उतरने लगते हैं। ये देखकर जॉन उन्हें रोकने के लिए खुद को खतरे में डाल देता है, ताकि विक्टर को हेलीकॉप्टर चालू करने का थोड़ा और समय मिल सके। तभी विक्टर की नजर एक खुले हुए तार पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे जोड़ता है, हेलीकॉप्टर का इंजन जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो जाता है। इंजन की आवाज सुनते ही जहाज के लोग भी मैदान में पहुंच जाते हैं। वे गेट पर बंधा कपड़ा काट देते हैं और हथियार तानकर धमकी देते हैं कि अगर हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं दिया गया तो वे सबको गोली मार देंगे। तभी विक्टर इशारे से जॉन को अपनी योजना समझाता है। जॉन बिना एक पल गंवाए दूसरे गेट की जंजीर तोड़ देता है। अगले ही पल ज़ॉम्बीज का एक विशाल झुंड मैदान में घुस पड़ता है और सीधे जहाज के गुंडों पर हमला कर देता है। देखते ही देखते पूरा माहौल बदल जाता है और वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी दौरान कुछ ज़ॉम्बीज हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। उन्हें अपने करीब आता देखकर विक्टर हेलीकॉप्टर को थोड़ा ऊपर उठा लेता है, जिससे वे नीचे गिर पड़ते हैं। उधर जॉन कुल्हाड़ी से रास्ता साफ करता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगता है, लूसिया नीचे रस्सी की सीढ़ी फेंक देती है। जॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर चढ़ जाता है और आखिरकार सुरक्षित हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच जाता है। कुछ घंटों बाद उनका हेलीकॉप्टर कैनरी आइलैंड्स के करीब पहुंचता है। तभी जॉन के पास मारिया का फोन आता है। वह रोते हुए उसे वहां न आने की चेतावनी देती है। अगले ही पल उनके पास से 2 फाइटर जेट तेजी से गुजरते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि वह आइलैंड भी अब पूरी तरह वायरस की चपेट में आ चुका है। इसी के साथ यह खौफनाक कहानी खत्म होती है।